प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकिन और ब्रायोफाइटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने ब्रायोफाइटा में उसके सामान्य लक्षण और वर्गीकरण के बारे में बात की, मार्केंशिया के जीवन चक्र के बारे में बात की। आज हम एंथोसिरोस, जो कि ब्रायोफाइटा का सेकंड मेंबर है आपके सिलेबस में और एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, उसके बारे में बात करेंगे। एंथोसिरोस का क्लासिफिकेशन पहले देख लें हम। ब्रायोफाइटा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटेल्स, एंथोसिरोटेसी, एंथोसिरोस। पूरे विश्व में एंथोसिरोस की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में एंथोसिरोस की लगभग 25 प्रजातियां पाई जाती हैं। एंथोसिरोस नम स्थानों पर पाए जाने वाला एक पादप है जो एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय, इसकी कुछ प्रजातियां एक वर्षीय होती हैं। एक वर्षीय अर्थात जो एक सीज़न में अपना जीवन चक्र पूर्ण करती है। बहुवर्षीय जो एक से अधिक सीज़न में अपना जीवन चक्र पूर्ण करती हैं। तो एक वर्षीय और बहुवर्षीय दोनों प्रकार की प्रजातियां इसकी भारत में मिलती है। एंथोसिरोस मार्केंशिया की तरह आधार से चिपका हुआ पादप है जो गहरे रंग का होता है, श्यान यानी कि आधार से चिपका हुआ, सब ऑर्बिकुलर या उपवृत्ताकार अथवा पालित होता है। जैसा मार्केंशिया के बारे में हमने कहा था कि वह हमेशा पालित अवस्था में मिलता है। यह पालित भी और पालित नहीं भी हो सकता है। पालियां इसमें कटे फटे प्रकार की होती हैं और थैलस मोटा और कुछ वृंतनुमा रचनाओं का निर्माण भी करता है। एंथोसिरोस की विभिन्न जातियों में थैलस डोर्सल और वेंट्रल दो सतहों में विभेदित होता है। मार्केंशिया की तरह से इसमें स्पष्ट मिडरिब या मध्य रेखा, मध्य शिरा नहीं पाई जाती। मार्केंशिया में जब हम उसका अनुप्रस्थ काटते थे तो मध्य शिरा एक खांच के रूप में बीच में दबी हुई दिखाई देती थी। इस प्रकार की इसमें कोई संरचना नहीं पाई जाती। जो आधारीय सतह है उस पर मध्य शिरा क्षेत्र में एक कोशीय मूलाभास पाए जाते हैं और मूलाभास चिकनी भित्ति युक्त होते हैं। जैसा मार्केंशिया में हमने पढ़े थे, यहाँ पर सिर्फ चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। ट्यूबरकुलेटेड या गुल्कीय मूलाभास अनुपस्थित होते हैं और स्केल्स पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। एंथोसिरोस में एक विशेष संरचना पाई जाती है। आधारीय सतह पर अनेक छोटे गोलाकार नील हरित क्षेत्र दिखाई देते हैं। जब हम इसकी आंतरिक संरचना पढ़ेंगे हम पाएंगे आधारीय सतह पर विशेष प्रकार की गुहिकाएं पाई जाती हैं। उन गुहिकाओं में ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल, सहजीवी के रूप में या स्पेस पैरासाइट के रूप में, स्थान परजीवी के रूप में पाया जाता है और वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। जब हम इसकी आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना देखें। एंथोसिरोस का जो आंतरिक संरचना है, जब इसका अनुप्रस्थ काटते हैं तो मार्केंशिया की तरह से इसमें अलग अलग क्षेत्र विभेदित नहीं पाए जाते। जैसा मार्केंशिया में फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन था, उस प्रकार का कोई स्पेशल रीजन या क्षेत्र इसमें अनुपस्थित होता है, अर्थात कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता। कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। सभी कोशिकाएं लगभग समान आकार की होती हैं। सुस्पष्ट त्वचीय परत का अभाव होता है, एपिडर्मिस नहीं मिलेगी, स्पष्ट रूप से विभेदित
और मोटाई असमान होती है। इसमें वायु कोष्ठक नहीं पाए जाते, एयर पोर्स या वायु छिद्र नहीं पाए जाते। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, आधारीय सतह पर कुछ अंतराकोशीय श्लेष्मीय अवकाश पाए जाते हैं जिन्हें हम इंटर सेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ कहते हैं। ये गुहिकाएं हैं, ये अभी हम चित्र के द्वारा देखेंगे। ये विशेष प्रकार की गुहिकाएं हैं जो आधारीय सतह पर पाई जाती हैं, जिनके अंदर श्लेष्मा भरा रहता है। इन संरचनाओं को स्लाइम पोर्स के द्वारा बाहर खोला जाता है। एक छिद्र जिसे हम अपवंक रंध्र या स्लाइम पोर कहते हैं, उस छिद्र के द्वारा ये बाहर खुलती हैं। ये छिद्र वेस्टिजियल स्टोमेटा या अवशेषी रंध्रों के समान होते हैं। अवशेषी रंध्र जो होते हैं उनका अर्थ है एक इस प्रकार का रंध्र जिसमें जो गार्ड सेल्स हैं, जो कि रंध्र को बंद और खोलने का कार्य करती हैं, वो मृत प्राय होती हैं, उनका कोई कार्य नहीं होता, वो उस रंध्र को बंद अथवा खोल नहीं सकती। इस प्रकार के छिद्रों को अवशेषी रंध्र या वेस्टिजियल स्टोमेटा कहते हैं। तो आधारीय सतह पर स्लाइम पोर्स पाए जाते हैं। अभ्यक्त सतह की दो आसन्न कोशिकाएं आंशिक रूप से पृथक होने के कारण इनका निर्माण होता है। दो कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं और ये छिद्रों का निर्माण कर देते हैं। ये जो श्लेष्मीय गुहाएं हैं, म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ हैं, इनमें नोस्टॉक आदि ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। ये इन छिद्रों के द्वारा इन गुहिकाओं में प्रवेश करते हैं और अपनी कॉलोनी को विकसित कर लेते हैं। इस प्रकार का जो संबंध है, इसे हम सहजीवी सहचर्य नहीं मान सकते। सहजीवी सहचर्य का अर्थ होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का अर्थ होता है कि जहाँ दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। यहाँ पर इन्हें हम स्पेस पैरासाइट के रूप में मानते हैं। ये शैवाल कोशिकाएं स्थान मिल जाने के कारण इस गुहिका में रहने लगती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। हाँ, ये कोशिकाएं जो शैवाल कोशिकाएं हैं, यदि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, तब कुछ मात्रा में नाइट्रोजन पादप को स्थानांतरित हो जाता है। आगे देखते हैं। थैलस की प्रत्येक कोशिका में बड़े आकार का एक अथवा अधिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रत्येक एंथोसेरोस की कोशिका में अलग अलग स्पीसीज के आधार पर अलग अलग क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट उच्च श्रेणी के पौधों के समान पटलीय होते हैं, लेमिलर होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड की उपस्थिति ये इस समूह का एक विशिष्ट लक्षण है। पायरिनॉइड एंथोसेरोटॉप्सिडा का एक विशेष लक्षण होता है। देखिए, चित्रों से हम दिखाते हैं। बी और सी चित्र में इनकी बाह्य संरचना दिखाई दे रही है और एफ चित्र में इनका आंतरिक काट दिखाई दे रहा है, जिसमें आधारीय सतह पर म्यूसिलेज कैविटी दिखाई दे रही है, जिसके अंदर शैवाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। आधार पर राइजोइड्स हैं जो स्मूथ वॉल्ड हैं और इस पादप को आधार के साथ चिपकाए रखते हैं। स्केल्स पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। यदि इसका हम सेलुलर डायग्राम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से अपर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, समान आकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है जिनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, और आधारीय सतह की ओर म्यूसिलेज कैविटीज़ दिखाई दे रही हैं जो कि स्लाइम पोर से बाहर की ओर खुलती हैं नीचे की ओर, और उनके साथ राइजोइड्स दिखाई देते हैं। स्लाइम पोर्स लोअर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के एक दूसरे से दूर होने से बनते हैं, और इन स्लाइम पोर से जो कैविटी जुड़ी है जिसे हमने म्यूसिलेज कैविटी कहा है, उस कैविटी में शैवाल कोशिकाएं कॉलोनी के रूप में विकसित होती हैं और पाई जाती हैं। तो ये इसकी आंतरिक संरचना थी। विद्यार्थियों, जो
एंथोसिरोज है, इसमें सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो ये म्यूसिलेज कैविटी, स्लाइम पोर और हमने स्पेस पैरासाइट का एक नाम लिया था, आपको ध्यान होगा, स्थान परजीवी, उसके उदाहरण के रूप में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और शेष जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके स्पोरोफाइट के ऊपर आते हैं। इसका स्पोरोफाइट विशेष प्रकार की संरचना है और उस स्पोरोफाइट के कारण इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करेंगे इसके जनन की। इसमें सामान्यतया वेजिटेटिव कायिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन पाया जाता है। जो कायिक जनन है वो मार्केंशिया के प्रकार की तरह से ही गैमा कप और एक्सीडेंटल डिसोसिएशन इत्यादि जो प्रकार हमने पढ़े थे उसी प्रकार से है। जो लैंगिक जनन है उसमें भी विशेष परिवर्तन नहीं है, सिर्फ एक परिवर्तन देखने को मिलता है। एंथोसिरोज में जैसा कि मार्केंशिया में विशेष संरचनाओं का निर्माण हुआ था जिनमें लैंगिक अंगों का निर्माण होता है, ऐसी कोई विशेष संरचना का निर्माण नहीं होता। एंथोसिरोज की ऊपरी सतह पर एंथ्रीडियम व आर्किगोनियम जो लैंगिक अंग है, नर व मादा लैंगिक अंग है, उनका निर्माण होता है। एंथ्रीडियम का निर्माण छोटी गुहाओं में होता है और जो आर्किगोनियम है उनका निर्माण सतह के ऊपर होता है। शेष भाग जो है वो मार्केंशिया में अलग था, जिन्हें हमने वहाँ पीछे चैप्टर के अंदर जिसे हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे एंथ्रीडियम की। एंथ्रीडियम एक गुहा के अंदर, क्योंकि इस पर विशेष क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते इसलिए हम इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं जितना मार्केंशिया में हमने पढ़ा था। और सामान्यतः इनकी संरचना मार्केंशिया के समान है, इसलिए आप उसको उस रेफरेंस में भी पढ़ सकते हैं। ऊपर एच चित्र में दिखाया जा रहा है गुहाएं, जिसको हमने एंथ्रीडियल कैविटी कह दिया, एंथ्रीडियल चैम्बर कह दिया, पूंधानी कोष्ठक कह दिया। इसका निर्माण एंथोसिरोज की ऊपरी सतह पर एपिडर्मिस के नीचे होता है और प्रत्येक गुहा में मुग्धाकार क्लब शेप्ड संरचनाओं का निर्माण होता है जो वृंत और ऊपर एंथ्रीडियम में विभेदित होती हैं। वृंत का निर्माण 4 कोशिकाओं के द्वारा होता है, जो 4 कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ करके और वृंत का निर्माण करती हैं। और शीर्ष पर क्लब शेप्ड मुग्धाकार एंथ्रीडियल चैम्बर होता है जिसके अंदर पुमणु का निर्माण होता है। चित्र आई और जे में आपको इसके एंथ्रीडियम दिखाई दे रहे हैं जो कि मुग्धाकार संरचनाएं हैं जिनके शीर्ष पर स्फुटन से एंडिरोसाइट या पुमणु का स्फुटन होता है और बाहर निकल जाता है। प्रत्येक पुमणु एक द्विकशाभिक संरचना है, एक केंद्र की एक कोशिकी है। द्विकशाभिक संरचना है जो स्वतंत्र होने के पश्चात जल की सहायता से तैरते हुए स्त्रीदानी तक या आर्किगोनियम तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से एंथ्रीडियम मार्केंशिया के समान है और उसकी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम आर्किगोनियम की बात करते हैं। ये एक फ्लास्क नुमा रचना है जिसमें 4 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं, 1 वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है और 1 एग सेल पाई जाती है। 4 कवर सेल पाई जाती हैं जैसा कि मार्केंशिया में था। अंतर सिर्फ इतना है कि जो आर्किगोनियम है उसके शीर्ष पर एक मुकुटनुमा रचना पाई जाती है जो कि म्यूसिलेज या श्लेष्मा से बनी होती है, जिसे म्यूसिलेज माउंड कहते हैं। और यह संरचना सुरक्षात्मक आवरण है। जैसे ही आर्किगोनियम परिपक्व होता है ये जल अवशोषित करके म्यूसिलेज माउंड जो है जल में घुल जाता है और कवर सेल को नष्ट करते हुए, नेक कैनाल सेल को नष्ट करते हुए पुमणु के लिए एक रास्ता बना देता है ताकि एक पुमणु आर्किगोनियम में प्रवेश कर एग सेल से संलयन के द्वारा जाइगोट का निर्माण करे। तो विद्यार्थियों ये इसके लैंगिक अंगों के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में था। मैंने जैसे पहले आपको बताया इसमें जो मुख्य क्वेश्चन बनता है वो स्पोरोफाइट के बारे में बनता है। स्पोरोफाइट के चित्र और उसकी संरचना के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।